हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी का प्री बोर्ड पेपर जनवरी 2025 में जो हुआ है। तो ये पेपर आपको मैं दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कैसा जो है ये पेपर आया था, किस तरीके के जो क्वेश्चंस है एग्जाम में देखने को मिले थे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड के क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF परचेज करनी है तो गूगल पर आओ और ये नाम सर्च कर लो, ये वाला cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा। जब इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आपको पेड PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप पेड PDF खरीद सकते हो। ये फाइनल एग्जाम्स के लिए, प्री बोर्ड के लिए नहीं है, फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए आप पेड PDF खरीद सकते हो। लास्ट ईयर भी 100% पेपर इसमें से आया था, लेकिन हम ये कहते हैं कि 90% के आसपास आपका जो पेपर है सभी सब्जेक्टों का वो इन PDF के अंदर से आ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि PDF आपको थोड़ी सस्ती मिल जाए। उसके अलावा इसी वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में भी मिल जाएंगे। अगर आपको पढ़ के अपनी तैयारी करनी है, पास होना है, तो यहाँ से भी हो सकते हो, लेकिन अच्छे स्कोर करने हैं तो पेड PDF ही खरीदनी पड़ेंगी। फिर आपको ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई पुराने पेपर नहीं मिल के देते, बोर्ड का ये कहना है पिछले 3 साल के पेपर आते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। जितने करने हैं उतनी प्रैक्टिस करो। प्री बोर्ड के पेपर्स आपको मिल जाएंगे 2024 वाले, जो भी मिलते रहेंगे वो यहाँ पे आते रहेंगे। उसके अलावा आपको जो है एक सीक्रेट चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि सबकी जो डेट शीट है हरियाणा के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जो है एग्जाम्स चल रहे हैं और पेपर सबके सेम आ रहे हैं। ठीक है, सब मतलब बोर्ड की साइड से एक ही पेपर बन के गया है पूरे हरियाणा में, लेकिन डेट शीट अलग अलग है। अब वो पेपर कैसे मिलेंगे आपको वो सुन लो। ये हिंदी का पेपर हो गया या फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, अलग अलग सब्जेक्टों के जो पेपर हैं वो कहाँ से मिलेंगे आपको। इसी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का पेज दिख रहा है, इसमें आ जाना है और यहाँ पर हमने टेलीग्राम का ग्रुप देखा, CCL चैप्टर ग्रुप। इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम सारे जो भी पेपर्स है वो यहाँ पर भेजते रहते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई पेपर आपका हो जाता है तो आप हमें पेपर भेज सकते हो, ताकि हम बाकी बच्चों को भेज सके इस ग्रुप में और बाकी बच्चों की हेल्प कर पाए। तो उसके लिए आपको बस यहाँ पे मैसेज CCL चैप्टर पे आना है और यहाँ पे आपको अपने पेपर की फोटो खींच के या PDF बनाकर हमें भेज देनी है। और पर्सनल में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पर्सनल में हमें पेपर भेज दो। तो भाई पर्सनल में नहीं भेजे जा सकते सभी को पेपर। तो पेपर के लिए आपको जो है ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। जिनको पेपर चाहिए, जो भी पेपर भेजते रहोगे, जैसी क्वालिटी में भेजोगे सेम आपको डिट्टो ग्रुप में मिलेंगे। अगर आप साफ सुथरा फोटो खींच के भेजोगे तो भाई साफ सुथरा मिलेगा सबको पेपर। ठीक है, तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है टोटल कि आप कैसा भेजते हो। कुछ बच्चे देखो ऐसे धुंधला धुंधला भेज देते हैं, तो भाई धुंधले में काम चलाना पड़ेगा। साफ भेजोगे तो साफ मिलेंगे सबको पेपर। अब देखो यहाँ पे जो हिंदी का पेपर है वो किस तरीके से क्वेश्चन है ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप में अवेलेबल करा रखे हैं सारे पेपर ज़्यादातर सब्जेक्ट के, और जिनके हो रहे हैं एग्जाम्स उनके हम भेजते जा रहे हैं। अब पहला जो सेक्शन आएगा वो है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें जो है आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अपठित यानी जिसको आपने पढ़ा नहीं है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन है। काफ़ी आसान सा पैसेज है। जैसे भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्य मामलों में आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से न सिर्फ खेतों में बल्कि खेती में के बाहर मंडियों तक में होने लगेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्य गुणवत्ता के लिए सही नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है उसके मद्देनज़र फसलों की अधिकतर पैदावार जरूरी थी। समस्या सिर्फ रासायनिक खादों के प्रयोग की ही नहीं है। देश के ज़्यादातर किसान परंपरागत कृषि से दूर होते जा रहे हैं। 2 दशक पहले तक हर किसान के यहाँ गायें, बैल और भैंस खूंटों पर बंधे मिलते थे। इन मवेशियों की जगह अब ट्रैक्टर ट्रॉली ने ले ली है। परिणाम स्वरूप गोबर और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि राख, शायद पता नहीं किस चीज़ की राख है, से बने कंपोस्ट खाद खेतों में गिरनी बंद हो गई है। यानी कि जानवरों का जो गोबर वगैरह उसकी बात कर रही हैं। पहले बैल जो है से गेहूं की फसल काटने के बाद किसान अपने खेत में गोबर, राख और पत्तों से बनी जैविक खाद डालते थे। इनसे न सिर्फ खेतों की उर्वरक शक्ति पैदावार बढ़ती थी, बल्कि इससे किसानों को आर्थिक लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसल भी मिलती थी, यानी हाई क्वालिटी वाली मिलती थी। अब इसके बेसिस पे आपको पैरा पढ़ा दिया मैंने मोटा मोटा सा। ये पेपर मिल जाएगा, मोबाइल में डाउनलोड करो या कंप्यूटर में आराम से पढ़ के आप भी देख सकते हो। हरित क्रांति बिल्कुल सेम पेपर आएगा, डिट्टो सेम टू सेम हरित क्रांति। इसलिए वीडियो पूरी देख लेना। बाकी सब्जेक्टों में भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हमने बाद में पता लगा ये वो,
मैंने तो भाई पहले बता दिया था। अगर तुम्हें नहीं पता लगता, तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है तो। हरित क्रांति अपने साथ क्या नहीं लाई? खाद्य के लिए आत्मनिर्भरता, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक, परंपरागत खेती से किसानों की दूरी, बेहतर गुणवत्ता वाली फसल। तो हरित क्रांति अपने साथ क्या नहीं लेकर आई थी, वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे उद्देश्य था ना, लेकिन आशंका थी उर्वरक कीटनाशकों के इस्तेमाल से खेती खराब हुई। ठीक है, ये चीज़ बताना है हमको, और इसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे आंसर आपको चूज करना है। तो हरित क्रांति अपने साथ क्या नहीं लेके आई थी? देखो, खाद्य के लिए आत्मनिर्भरता लेके आई थी हरित क्रांति, बिल्कुल। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी लेकर आई थी। परंपरागत खेती से किसानों की दूरी, ठीक है, बेहतर गुणवत्ता वाली फसल। तो देखो यहाँ पे थोड़ा डाउट है, बट हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि परंपरागत खेती से किसान, ये हाँ ये भी लेके आई थी, ये नहीं लेके आई। डी ऑप्शन आएगा आपका इसका, बेहतर गुणवत्ता वाली फसल, ये जो है लेकर नहीं आई थी। क्योंकि परंपरागत खेती जो कर रहे थे लोग, राख कीटनाशक वो जो कर रहे थे गोबर वगैरह से, वो चीज़ अब दूर हो चुकी थी हरित क्रांति के आ जाने से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका डी। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें ताकि आप एग्जाम में भी टैकल कर सको जब फाइनल एग्जाम होगा। नहीं तो मैं सीधे बोल देता ABCD करके और आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। गोबर खाद की विशेषता है, तो गोबर खाद की क्या विशेषता है? जैविक है और उर्वरक भूमि को बनाए रखना, किसान को सर्वाधिक पसंद है, जान में गोबर मिला, गांव में गोबर मिलना आसान है, ऐसा कुछ होगा शायद ये। और आई गेस तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। इसको पढ़ लेना, अब मेरे को सही से दिख नहीं रहा, जब एग्जाम में आएगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। रासायनिक खाद की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है रासायनिक खाद की विशेषता? तो रासायनिक यानी कि केमिकल वाली खाद, सस्ता होना, पैदावार बढ़ाना और वाद्य की गुणवत्ता बढ़ाना। तो ये हाँ, खाद्य की जो है गुणवत्ता बढ़ाना, ये उसकी विशेषता नहीं है, वो गुणवत्ता को नहीं बढ़ाता। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? रासायनिक खाद के अतिरिक्त, तो किसानों का परंपरागत कृषि से दूर होना, ये भी एक समस्या है। फसल बिक्री के लिए मंडी उपलब्ध ना होना, ट्रैक्टर का बढ़ता प्रयोग, खेतों की उर्वरक शक्ति नष्ट होना। तो इसके अतिरिक्त क्या समस्या मिलती है? रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रकार की समस्या? देखो वैसे तो हमें का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पे है खेतों की जो है किसानों का रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रकार प्रमुख समस्याओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो मेरे को तो इसका ये लग रहा है, बाकी थोड़ा डाउट है मेरे को इसमें, या तो फर्स्ट या डी ऑप्शन आएगा। आप क्रॉस चेक कर लेना आराम से समझ के बैठ के। अभी देखो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इसको सोल्व नहीं किया, मैं आपके सामने ही पेपर को सोल्व कर रहा हूँ। क्योंकि यार देखो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और फिर बच्चों के सोल्यूशन करने के चक्कर में इतनी लेट हो जाती है वीडियो की, फिर पता नहीं लग पाता। इसलिए मैं जल्दीबाजी में ही करके आ गया, बस पेपर मिल गया, ठीक है, हम सोल्यूशन करने आ गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है हरित क्रांति, जहरीले कीटनाशक, परंपरागत कृषि और ये गुणकारी फसल। तो ये क्या है, यहाँ पे हम पॉसिबली कर सकते हैं इसको हरित क्रांति, हम इसका टाइटल दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपठित पद्यांश, हमने अभी गद्यांश देखा है, अभी पद्यांश भी आएगा आपको 5 नंबर में। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी स्वीकार श्याम तन भरे बंधा यौन नत नयन प्रिय करमत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, मामने तुरुमालिका अट्टालिका पराकार, चढ़ रही थी गर्मियों के दिन दीवा का तमतमाता रूप, उठती झुलियों झुलमुलाती हुई लू, रुई जोम जलती हुई भू। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे ये पैरा। इसमें जो है प्रस्तुत, नीचे भी कुछ पंक्तियाँ हैं। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि दोपहर का वातावरण कैसा था? हल्की हवा चल रही थी, लू चल रही थी। देखो हमने पढ़ा ना भी, लू चल रही थी वो। तो आपको जो है ना, पढ़ोगे जब हिंदी में समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे थे ना, चढ़ रही थी गर्मियों के दिन दीवा में और उठती झुलमुलाती हुई लू, है ना, तो लू चल रही थी उस समय। तो ये हमें वातावरण पता लग गया। नत नयन प्रिय, इससे जो है क्या मतलब है हमारा, तो वो हमें बताना है। फिर भूमि किसके समान जल रही थी। ये सारे क्वेश्चन आपको आसान है। इसमें शीर्षक भी आपको बताना है, तो शीर्षक क्या है? तो आई गेस तो इसका मेहनती मजदूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आगे आपको कुछ असर्शन रीजन टाइप का ही मिलेगा। झुके हुए सुंदर नयनों का स्त्री में व्यस्त थी, और फिर उसका कथन। तो आपको सही गलत जांच करना है। आगे जो है काव्य पर आधारित आपके कुछ प्रश्न है, यानी कि बुक से प्रश्न है ये। भाषा को घुमाने फिराने की बात कैसी हो गई? तो पेचीदा या जो भी है, आई गेस तो पेचीदा हो गई घुमाने फिराने से। चलो आगे बढ़ते हैं। इनका जो है क्रॉस चेक कर लेना अपनी बुक में।
और वैसे वेबसाइट पे मैंने आंसर दे रखे हैं, उनको भी चेक कर सकते हो। रुबाइयों के रचयिता का नाम, लेखक का नाम पूछा, ये तो सबसे आसान है, आराम से याद करके जाओगे तो पता लग जाएगा। बादल राग कविता में जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है, वो हमें यहाँ पे बताना है। और पतंगबाज किसके सहारे उड़ते दिखाए गए हैं, ये हमें बताना है। तो धागों के सहारे ही तो नहीं, रंध्रों के होगा फिर। ये लास्ट ईयर पे आया था, कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, बट एमसीक्यूज वाले जो है ना पढ़ लेना आप आराम से। इसमें जो है गूगल पे हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, cclchapter.com पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में फ्री में मिल जाएंगे आपको एमसीक्यूज वगैरह, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, इनको जो है ढूंढ लेना, उनमें से मिल जाएंगे आपको। एक गीत कविता में मुझसे मिलने को कौन विकल्प, पंक्ति किस भाव को व्यक्त करती है, तो कैसे भाव वो बताना हमें कि एक गीत, ये जो कविता है ना, मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, तो ये कौन सा भाव व्यक्त करती है, ये व्याकुलता का भाव व्यक्त करती है। आगे बढ़ते हैं, गद्य पर आधारित प्रश्न करने हैं। किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था, तो कौन सी क्रांति थी वो, तो वो बताना है हमको। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय है, शीरीष का पेड़ है, वो तो सबको पता है। लुटन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त करी थी, तो ये था ये ढोलक की प्रेरणा से, ठीक है, ढोलक की आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, बाजार में जादू की कौन सी इंद्रियां पकड़ती है, वो है आंख। जिनेंद्र कुमार के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी, जी का ये शायद ये आपको जो है ना, ये कई सारे एमसीक्यूज इनमें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। देखो दिखा देता हूँ आपको एक बार जल्दी में। हरियाणा बोर्ड में जब आप आओगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाना है, हिंदी के ज़्यादातर एमसीक्यू, क्योंकि मैंने पढ़ा रखे हैं, मेरे को पता है कि क्या क्या है। 10th में आ जाना है, 10th में आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ये एमसीक्यूज, और इनको खोलोगे ना, यहाँ पे सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे आंसर के साथ में। तो इनमें आपको ज़्यादातर जो पेपर वाले प्री बोर्ड वाले एमसीक्यूज है वो भी मिल जाएंगे, तो आंसर वहाँ से ढूंढ लेना अगर आपको गाइड में नहीं मिल रहा है तो पहले, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम का देख लो, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पूर्णकालिक पत्रकार होता है गेस, तो ये किसी समाचार नियमित, हाँ पूर्णकालिक ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फीचर लेखन का उद्देश्य क्या है, पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, तो फीचर जो है सूचना देना, शिक्षित करना, उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति कौन सी है, वो हमें बताना है। पीटी करके होना चाहिए था, वैसे इन्होंने नाम ऐसे रख दिए, आप गूगल सर्च कर लेना, आराम से मिल जाएगा। भारत की प्रमुख वेबसाइट कौन सी है, तो इंडिया इफोला इन सीफी, प्रमुख वेबसाइट कौन सी है, ये सारी प्रमुख वेबसाइटें हैं, rediff.com वगैरह सारी इंपॉर्टेंट वेबसाइटें हैं ये। संपादकीय क्या है, संपादकीय यानी संपादन करना, समाचार पत्रों में विशेष लेखन, मनोरंजन संबंधी लेख, जांच समितियों की रिपोर्ट बनाना, वह लेख जिससे मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, तो ये आपको बताना है। संपादकीय की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आराम से मिल जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये आपके जो है व्याकरण के बेस पे शुद्ध करना, इनमें वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कृपया करके मुझे यह काम करने दो, कृपया मुझे यह काम करने दो, कृपया यह काम मुझे करने दो, कृपया यह काम मुझे करने दो, तो ये आपको जांच लेना है कौन सा इनमें वाक्य सही है। उसके बाद है तिरस्कार, इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना आपको। तो आगे बढ़ते हैं, अश्वमेघ, इसमें कौन सा समाज है अश्वमेघ में, वो बताना है। उसके बाद आता है कि गुरु संधि का सही उदाहरण कौन सा इनमें से, यहाँ पे महोदय, दुर्बल, हिमालय, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। पुत्र रत्न शब्द का उचित विग्रह क्या होगा, ये पुत्र रव है, रत्न रव लग रहा है शायद, पुत्र रव ऐसा कुछ है, इसका देख लेना आप, गाइड वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद में खंड ब आएगा, जिसमें आपको जो है पहले तो प्रसंग की व्याख्या करनी है, ये वाला पैरा पढ़ के चले जाना। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, ये वाला कर सकते हो। ये वाला डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये वाला कर सकते हो, जिसमें आपको आंसर्स करने हैं। आंगन में ठुमक रहा है जिदियाया है बालक, वो हुई चांद पे ललचाया है, इसमें कवि और कविता का नाम बताना है। बालक के ठुनकने तथा जिद करने के ढंग का में वर्णन करना है। कवि ने बाल मनोविज्ञान का किस प्रकार उद्भव किया, पता नहीं क्या लिखा हुआ ये। माँ चांद को कैसे दर्पण में उतारकर अपने नन्हे बेटे को दिखाती है, इसका वंश में किस रस का परिपक्व हुआ है, तो ये आपको बताने हैं। ऊपर वाला कर लोगे तो आसान रहेगा वैसे मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, काव्य खंड पर जो आपके क्वेश्चन आंसर है। उषा कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना है। पहले तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में आशा और निराशा का क्रम बताना है कि कैसे वो आशा और निराशा जो है बदल रही है आपस में, कैसे संगम किया गया है वो बताना है।
उसके बाद में जो है आपके पास में आएगा 9th क्वेश्चन, गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार वाले चैप्टर से बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है। ये वाला जो है आपको पहला है, इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में आपको पहले प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, और उसके बाद में उसकी भाषा शैली, जिसमें आप बोलोगे कि भाषा शैली, खड़ी बोली, हिंदी, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग, वो सारी चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको टीचर पूरे नंबर देगा। अथवा में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, फिर ऐसी स्थिति राजनीति को अपने व्यवहार में एक व्यवहार सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। तो ये राजनीति वाला कोई चैप्टर आपका, तो उसमें से है ये। पाठ और लेखक का नाम बताना है, राजनीति को किसकी आवश्यकता होती है, राजनीतिज्ञ को सबके साथ समान व्यवहार क्यों कहा गया है, लेखक ने किस सिद्धांत और व्यवहार को व्यवहार्य कहा है, राजनीतिज्ञ सब मनुष्यों के साथ एक समान व्यवहार क्यों नहीं कर पाता, वो बताना है। उसके बाद में गद्य खंड पे देख लो, गद्य खंड में से काले मेघा पानी दे, इसका जो है आपको पाठ का मूल भाव बताना है, संस्मरण का। अगला जो क्वेश्चन आएगा, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा कोई गुरु नहीं, वही ढोल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो ऐसा क्यों कहा था उसने। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखो, 11वें क्वेश्चन में आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है, स्पष्ट करना है, या फिर विकास के पथ पर भारत, इस पर एक लेख लिखना है, यानी निबंध टाइप में लिखे जाते हैं लेख भी, वो लिखना है। बाकी ऊपर वाला करोगे तो बढ़िया रहेगा। आगे जो है क्वेश्चन आते हैं छोटे वाले, इसमें से अभिव्यक्ति माध्यम से इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, उदाहरण सहित हमें बताने हैं। रेडियो नाटक का आरंभ कैसे हुआ, वो उसके बारे में हमें वर्णन करना है। उसके बाद आती है वितान में सिल्वर वेडिंग कहानी में के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। जूझ कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया होगा, ये हमें बताना है। उसके बाद आते हैं व्याकरण बेस्ड क्वेश्चन, उत्प्रेक्ष अलंकार की डेफिनेशन और उदाहरण भी साथ में बताना है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, इसमें अलंकार स्पष्ट करना है, इसमें कौन सा अलंकार है। गुण संधि की आपको उदाहरण देना है, साथ में परिभाषा देनी है। आदर्श जीवन मूल्य, उत्तरा जो किताब है आपकी, उसमें गीता की व्यवहारिक सोच मनुष्यों के लिए किस प्रकार लाभकारी है, वो बताना है। कार्य में कुशलता लाएं, इस पाठ के आधार पर बताइए कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गा देवी का क्या योगदान रहा। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि से कब नवाजा गया। देखो इसमें आप सीधा मत बताना कब नवाजा गया, तो एग्जैक्ट डेट बता देंगे हम बस छुट्टी, लेकिन 2 नंबर का है तो इसमें आपको बताना पड़ेगा ये प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा लिख देना उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपके आदर्श जीवन मूल्य से है, लेकिन मैं कंप्लीट एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने अभी पेड PDF भी बनाई थी हिंदी की 12th क्लास की पेड वाली, ठीक है। लगभग ये वाला जो पेपर है ना, लगभग जो है 70 to 80% पेपर, प्री बोर्ड वाला पेपर भी भाई पेड PDF में से ही आया हुआ है, जिन्होंने खरीदी होगी तो उनको पता लग जाएगा। बाकी ये सेम पेपर आपको एग्जाम में, जिनके एग्जाम रहते हैं प्री बोर्ड वाले, उनको सेम पेपर देखने को मिलेगा। अपने क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करके जाना, और जिनके पास MCQ जो नहीं है, इस वाली वेबसाइट पे ज़्यादातर MCQ के आंसर आपको मिल जाएंगे, यहाँ से MCQ को पढ़ लेना जो वो वाले पेपर में है, ठीक है। लेकिन आपको सारे पढ़ोगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि फिर एग्जाम में आपको वापस बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये वाले क्वेश्चंस को आपको अच्छे से आंसर पता लग जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करके जाना, और अगर आपको पेपर चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैंने बता दिया था इसी वेबसाइट पर, कॉन्टैक्ट अस के पेज में यहाँ पे जो है विजिट करके आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और PDF डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सारे सब्जेक्टों के हमने अवेलेबल करा दी है, और जिनकी रहती है उनकी भी आपको जल्दी ही अवेलेबल करा दी जाएगी। और अगर आपके पास कोई पेपर आपका होता है तो आप हमें भी फ़ोटो खींच के भेज दो, ताकि हम बाकी बच्चों की हेल्प कर पाएँ। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।